टू बी ऑनेस्ट, मैं ना तो बहुत सारी इन्वेस्टिंग की बुक्स पढ़ती हूँ, कुछ बुक्स पढ़ती हूँ, और मार्केट में काम करते समय आपको पता चलता है भाई रिस्क क्या चीज है, रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज है, कितने तरह की लेयर्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है। जब एडलवाइस में थी मैं, तो हम दिन का 2-3 हजार करोड़ का ट्रेडिंग करते थे। जब मैं HSBC में थी तो वहीं पे वो बिलियन डॉलर्स की ट्रेडिंग करते थे। मैं नहीं सोचती कि भाई मोमेंटम ही सबसे बेटर है या वैल्यू ही सबसे बेटर है। अलग अलग मार्केट में अलग अलग फैक्टर्स काम कर आपको स्ट्रैटेजी बनाने में जितनी हेल्प चाहिए उसमें AI मॉडल्स बहुत यूजफुल आते हैं। जैसे अगर आप देखें, बहुत सारे सेक्टर जिसपे हम आज फोकस कर रहे हैं वो 4 साल पहले उस पर कोई फोकस नहीं कर रहा था, राइट? तो मार्केट विल कीप ऑन सरप्राइजिंग यू। कभी ये नहीं बोलना कि ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के देगी या फिर ये जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो रिपीट होती रहेगी। आपको हमेशा रिस्क की भी बात करनी। दोस्तों आज हम अपने साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट सोनम श्रीवास्तव को लेकर आए हैं। ये इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट फंड मैनेजर्स हैं रिसर्च के बीच में, और राइट रिसर्च कंपनी के ये फाउंडर एंड CEO हैं। तो विल गो थ्रू देयर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, इन्वेस्टमेंट फिलोसफीज इन डिटेल। तो ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज हम बहुत ही नई तरह की इन्वेस्टमेंट फिलोसफीज के बारे में बात करेंगे एंड विल डिस्कस मोमेंटम इन्वेस्टिंग। और मोमेंटम इन्वेस्टिंग में कैसे आज की डेट में मोमेंटम इन्वेस्टिंग ग्रोथ इन्वेस्टिंग को बीट कर रहा है, उसके रिटर्न्स क्या आ रहे हैं, और ये सारी चीज़ों की बातचीत हम सोनम से समझेंगे। तो सोनम जी, आई वेलकम यू टू प्लानिफाई चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी। सो सोनम, आपके करियर, बिफोर वी स्टार्ट द स्टॉक मार्केट डिस्कशन, आई विल स्टार्ट विद द नॉमिनल डिस्कशन। मतलब आपने जब स्टार्ट किया करियर, जब गॉन थ्रू योर जर्नी, आपने केमिकल इंजीनियरिंग से स्टार्ट किया एंड फ्रॉम IIT कानपुर यू मूव्ड इनटू स्टॉक मार्केट। मतलब आई नो इंजीनियर्स कैन डू एनीथिंग, बट केमिकल इंजीनियरिंग का स्टॉक मार्केट के साथ रिलेशनशिप बहुत ही, मतलब थोड़ा सा दूर भी, मतलब डिस्टेंट रिलेशन है। तो कैसे, मतलब व्हाट अट्रैक्टेड यू टू द स्टॉक मार्केट? Yes, I think that's a very interesting question. And yes, I studied chemical engineering in college, and then I, did not have any inclination towards the stock market जब मैं कॉलेज में थी। और बट हाँ, मेरा कॉलेज में जो इंटरेस्ट था वो हमेशा से डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, इन तरह की फील्ड्स में रहा है ना। और मैंने काफ़ी कोर्सेज किए, काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए इसके बारे में। और फिर जब मेरी पहली जॉब रिलायंस में केमिकल इंजीनियरिंग में लगी, तो मुझे लगा कि भाई मुझे और चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए इसके अलावा। और उस टाइम पे आई थिंक टेक स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा चल रहे थे। मेरे बैच के लोग CFA और MBA की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने भी इन सब चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया। टेक स्टार्टअप में पहले मैंने स्विच किया जहाँ पे मुझे इंटरेस्ट नहीं आया, बट जब मैं CFA की तैयारी कर रही थी तो मुझे जो क्वांट कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। क्योंकि जो मेरी एक इंस्टिंक्ट थी वो हमेशा ऐसी थी कि किसी भी चीज़ में डेटा ड्रिवन रिसर्च करने की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट थी। तो जब क्वांट रिसर्च के बारे में पता चला और मेरी पहली नौकरी इस फील्ड में लगी थी फोरफ्रंट कैपिटल में, बॉम्बे में, जो एक क्वांट बेस्ड PMS AIF पे काम करते थे। और वहाँ पे जब मैंने इस पे काम किया तो मुझे ज़रूर ये चीज़ क्लिक की कि भाई ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। और तो डेटा का जो मेरा इंटरेस्ट था वो मुझे किसी तरह से फाइनेंस में ले आया। और फाइनेंस एक ऐसी फील्ड होती है जहाँ पे आप इन मॉडल्स का एप्लीकेशन करते हैं और आपको रिस्पांस तुरंत मिलता है। आपको रिस्पांस डायरेक्ट मार्केट से ही मिलता है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करता है। तो वो चीज़ मुझे क्लिक की और उसके बाद से मैं 2012 के बाद से कुछ 13-14 साल से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। और अलग अलग तरह के मॉडल्स, अलग अलग तरह के सिस्टम्स, अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज पे काम किया है। और बहुत सारा चीज़ें सीखी जिसको लेके मैंने राइट रिसर्च 5-5.5 साल पहले चालू की, जहाँ पे हम बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ऐसे पोर्टफोलियो बनाते हैं जिससे वो मार्केट से कुछ हटकर इन्वेस्ट कर सके। क्वांट फिलोसफी, मोमेंटम इन्वेस्टिंग, फैक्टर इन्वेस्टिंग, ऐसी फिलोसफी के बेसिस पे इन्वेस्ट कर सके। और फिर अभी कुछ 1.5 साल पहले हमने अपनी PMS भी चालू की है जिसमें हम बड़े इन्वेस्टर्स के लिए ये स्ट्रैटेजीज एज अ फंड स्ट्रक्चर ऑफर कर रहे हैं। मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा सोनम जी। इनफैक्ट जो आपकी जो इनिशियल जर्नी है, जो 5-6 इयर्स की,
जो आपने पहले अपना करियर में लगाए कब दूसरी डिफरेंट एमएनसीज के साथ, तो वहां पर आपने क्या ऐसा सीखा जो जिससे अगेन आपने जैसे बताया कि क्वांट के अलग अलग तरह के मॉडल्स सीखे आपने और डिफरेंट एआईएफ पीएमएस की किसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमने कुछ मॉडल्स को ट्राई एंड टेस्ट किया इन फाइनेंस के मॉडल्स को, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताइए एंड व्हाट ट्रिगर्ड यू कि उसके बाद आपने जाकर स्पेसिफिकली इसके ऊपर एक डिग्री की है यूएस में लुजियाना में 2 साल की, व्हाट ट्रिगर्ड यू टू गेट इनटू डेटा, मतलब जो इतना आपने डिटेल में जाकर इसके ऊपर रिसर्च किया और पढ़ाई भी की आगे फर्दर। बिल्कुल, देखिए जब मैंने ये इस फील्ड में काम चालू किया था जो 2011-12 की बात है, उस टाइम पे अगर आप सोचें तो ऐसी कोई डिग्री नहीं थी जो आप जाके पढ़ के ये चीजें सीख सकते थे, राइट? ऐसी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी दुनिया में, है ना? तो अगर आप, और जीरोधा की एपीआई नहीं थी कि भाई अपने घर पे ही एल्गो बना लो, ऐसा कुछ नहीं होता था उस टाइम पे। तो अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग करनी है तो आपको एक बड़ी कंपनी में जाके ही सीखना पड़ता था, राइट? जाके आप कर सकते थे। तो मुझे ईडलवाइज जैसी कंपनी में काम करने का मौका मिला जहाँ पे हजारों करोड़ों की ट्रेडिंग होती थी एक दिन के अंदर, है ना? और उसके लिए तरह तरह के एल्गोरिथम्स बनाने का मौका मिला। और उस टाइम पे जो इंडियन मार्केट था आज के टाइम पे काफी इवॉल्व कर गया। आज के टाइम पे अगर आप देखें तो 60% से ज्यादा ट्रेडिंग एल्गोस के थ्रू होती है, लेकिन उस टाइम पे नहीं होती थी। तो हमको जो एक्चुअल ट्रेडर बैठे हुए हैं जो डेकेड से काम कर रहे हैं उनसे फीडबैक मिलता था कि भाई ये चीज करनी चाहिए एल्गो के थ्रू। हम एल्गो बिल्ड करते थे और उसका रिस्पॉन्स देखते थे भाई मार्केट से कैसा आ रहा है। तो बहुत सारी लर्निंग वहां से जाके मिली, जिससे बहुत चीजें सीखी। और मार्केट में काम करते समय आपको पता चलता है भाई रिस्क क्या चीज है, रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज है, कितने तरह के लेयर्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, कंप्लायंस क्या होता है, सेबी के रूल्स आपको किस तरह से फॉलो करने चाहिए, वो सारी चीजें सीखने को मिली। उसके बाद मैंने एचएसबीसी में शिफ्ट किया। एचएसबीसी में मुझे ग्लोबल मार्केट में दिखा कि भाई इंडिया मार्केट में तो भाई 2 एक्सचेंजेस है, बट ग्लोबल मार्केट में आपको 40-50 एक्सचेंजेस मिलेंगे। स्टॉक्स की वॉल्यूम इतनी ज्यादा है, रूल्स एकदम बदल जाते हैं, टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग एकदम बदल जाती है। और जो चीज इंडिया में काम करती मे बी वो ग्लोबल मार्केट में नहीं काम करती, जो ग्लोबल मार्केट में करती मे बी इंडिया में नहीं करती। तो वो एक नया तरह का मुझे एक्सपोजर मिला। एचएसबीसी में मैंने पहले क्या होता था कि भाई मोमेंटम इन्वेस्टिंग जो है जब वो काम करती है तो उससे अच्छा कुछ भी काम नहीं करता, राइट? जब आप स्टॉक्स होते हैं जब वो काम करते हैं तो उससे अच्छा कोई भी चीज काम नहीं करती। तो वो एक टाइम था जहाँ पे ट्रेंडिंग स्टॉक्स बहुत अच्छा काम कर रहे थे। फिर हमें क्या पता चला कि भाई सिर्फ ट्रेंड नहीं देखना चाहिए। एक टाइम पे जब मोमेंटम ब्रेकडाउन हुआ था 2017 के अराउंड, तो एक रियलाइजेशन आया कि भाई और क्या फैक्टर्स होते हैं। तो एचएसबीसी में मैंने फैक्टर इन्वेस्टिंग पे बहुत एक्सपर्टीज गेन की। वहाँ पे मैं हर तरह के फैक्टर इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज बनाती थी। मैं ईएसजी के लिए भी फैक्टर्स के उस पर काम किया और एक एक्सपोजर मिला कि मार्केट में अलग फैक्टर्स क्या देखते हैं और इन फैक्टर्स के बीच में स्विच कैसे करना चाहिए, क्योंकि एक फैक्टर हमेशा काम नहीं करता। तो कैसे किस फैक्टर की इंपॉर्टेंस को ढूंढें, किस इन्वेस्टर के लिए कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, ये तरह के मुझे इनसाइट्स गेन हुए। तो इन बड़ी कंपनियों में बहुत सारे ऐसे इनसाइट्स हैं जो मैंने ढूंढे। तो एल्गो से क्वांट आप एचएसबीसी में मतलब फर्स्ट आपका एक्सपोजर कि एल्गो, क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग बिल्कुल है ना अलग सेट ऑफ रूल्स की ट्रेडिंग है और जनरली तो मैं इंडिया में मानकर चलता हूँ कि ज्यादा फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग के बीच में एल्गोस ज्यादा यूज किए जाते हैं। वहां से क्वांट बेस्ड इन्वेस्टिंग के बीच में आना, मतलब व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्सपोजर टुवर्ड्स? नहीं, एक्चुअली क्या था कि देखिए मैंने पूरा करियर चालू किया था तो वो मैंने क्वांट पे चालू किया था, राइट? अच्छा। 2011 में फूफ्रेंड कैपिटल में मैंने क्वांट इन्वेस्टिंग में ही कुछ इंडिया में मल्टी फैक्टर मॉडल्स और उसके ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स पे बहुत इंटरेस्ट था। और जब एल्गो में मैं स्विच हुई उस टाइम पे भी मैं मतलब अपने पर्सनल रिसर्च के बेसिस पे बहुत क्वांट के बारे में ही देख रहे थे रहती थी। तो एचएसबीसी में मूव करने का मेरा मोटिवेशन था कि भाई अब थोड़ा सा क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजी करनी है एल्गो के अलावा, क्योंकि एल्गो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है ना? बट मेरा एक इंटेंशन था कि मुझे थोड़ा क्वांट में ज्यादा स्विच करना है। तो फिर वहां से आप क्वांट की साइड पर ज्यादा मूव किए एंड व्हाट ट्रिगर्ड यू, मतलब आफ्टर 6 इयर्स इनटू 6-7 इयर्स इनटू द जॉब
फिर वहां से उससे छोड़कर फिर स्टडीज के बीच में वापस जाना, तो उसमें ऐसा क्या था कि आपको लगा कि आप क्या और नया सीख पाएंगे? व्हाट ट्रिगर्ड यू नहीं तो टू? देखिए वहां पे क्या था कि एचएसबीसी एक नई टीम सेटअप कर रहा था। मेरे जो वहां पे बॉस और मेंटर थे बहुत ही अ, बड़े, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो हम जब एडलवाइस में थी मैं, तो हम दिन का 2-3 हजार करोड़ का ट्रेडिंग करते थे। जब मैं एचएसबीसी में थी तो वहीं पे वो बिलियन डॉलर्स की ट्रेडिंग करते थे, तो वो स्केल ही अलग था। और अप्रोच भी थोड़ा डिफरेंट होता है, वहाँ पे क्वांट का ज्यादा फोकस जाता है। और तो मुझे वो करने का हमेशा से एक शौक था। तो उस वजह से स्टडीज में आप फिर वापस आए? उस टाइम की अगर मैं बात करूं, जब मैंने स्विच किया था एडलवाइस से, तो वो टाइम था जब मैं सोच रही थी कि भाई आगे क्या करना है, क्या मैं एमबीए कर लूं, क्या मैं और क्या करूं। और तब मैंने एचएसबीसी की वो नौकरी करी थी, उसके साथ के साथ वो मास्टर इन फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का कोर्स करा था। तो बहुत सारी जो फिलोसफी है राइट रिसर्च पे अभी हम अप्लाई करते हैं, वो उस टाइम से ही वो जो रिसर्च थी वो सॉलिडिफाई होते 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 अब हमारी स्ट्रैटेजी की तरह निकल के आई है। राइट रिसर्च आपने 2019 में स्टार्ट किया, राइट? तो व्हाट ट्रिगर्ड यू टू, मतलब आफ्टर दिस अब आप इस जॉब में नहीं गए, यू स्टार्टेड योर ओन, और ये एज एन एंटरप्रेन्योर हैट पहनना मतलब इट इज नॉट एन इजी आस्क। तो व्हाट लेड यू टू थिंक ऑफ स्टार्टिंग दिस राइट रिसर्च? सी दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए राइट रिसर्च जब मैंने चालू किया था तब मतलब कुछ अगर मैं आपको बताऊं तो देवर सम सर्कमस्टेंसेस आल्सो, राइट। जैसे कि एचएसपीसी में जिस टीम में मैं काम करती थी मुझे काफी पसंद था, बट दैट टीम वाज शट डाउन ड्यू टू रेगुलेशंस, राइट। मैंने उसके बाद एक क्यूप्लम नाम की कंपनी थी जो इस चीज पे काम करती थी हमारे यूएस मार्केट में, राइट। थिंक दे वर डूइंग इन यूएस मार्केट। तो वहां पे जब काम किया तो वो भी इंटरेस्टिंग था, बट वो कंपनी भी शट डाउन हो गई मेरे ज्वाइन करने के 1 साल के अंदर ही। तो मुझे लगा कि भाई आती तो मुझे बहुत सारी चीजें हैं, तो अब मैं क्यों नौकरियां करूं। मुझे कॉन्फिडेंस है अपनी स्ट्रेटजीज में, और जो चीज पे मैं काम करती हूँ, जो रिसर्च करी है, तो क्यों ना मैं खुद से ही अप्लाई कर लूँ। और जब आपने ये राइट रिसर्च स्टार्ट की, तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा गाइस, सोनम जी अभी 6 years इन ऑपरेशन एंड आई थिंक अराउंड 1500 करोड़ का AUM आप मैनेज कर रहे हैं। हाँ जी, उससे ज्यादा ही है इस टाइम पे, इस वक्त ज्यादा है। तो मतलब ये अपने आप में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर है, एंड स्पेशली कमिंग फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योर जो मतलब इट्स जिसने स्क्रैच से बिजनेस बिल्ड किया हो। तो एंड दैट टू विद कपल ऑफ इयर्स ऑफ कोविड, जब बीच में मार्केट मतलब रुकी भी है, उसकी वजह से भी आपने काफी हिकअप्स देखे होंगे। तो मैं बिजनेस साइड पे बाद में आकर आपसे बात करूंगा कि कैसे आपने राइट रिसर्च को बिल्ड किया। पर सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूंगा, जो 2 स्ट्रेटेजीज के बारे में आप बात कर रहे थे, एक मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटेजी और एक फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग, तो ये स्ट्रेटेजीज हैं क्या और इनमें दोनों में आपस में डिफरेंस क्या है? तो देखिए राइट रिसर्च की जो कहानी है 5-5.5 साल की या 6 साल की, ये आप इन दोनों स्ट्रेटजी के बेसिस पे समझ सकते हैं। देखिए मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या होती है कि आप बस ट्रेंड के बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हो कि भाई जिस स्टॉक में आपको एक ट्रेंड बनता दिख रहा है उसमें आप जाके पोजीशन ले लेते हो, एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अब ये सोचने में आपको बहुत ही अजीब लगेगा, क्योंकि आप अगर मार्केट को समझें तो कोई भी स्टॉक तब बढ़ता है जब कंपनी में कुछ अच्छा चल रहा हो, राइट। कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ने वाली हो, या कंपनी में कुछ नया ऐसा चेंज हुआ है जिससे एक ट्रिगर आ रहा है, कंपनी ने कुछ केपेक्स किया है कंपनी के अंदर, या तो उसकी वैल्यू उसके प्राइस से कम है, राइट। तो हम समझते हैं कि भाई ये रीजन से प्राइस बढ़ना चाहिए, राइट, और यही आपको एनालिस्ट भी बताते हैं। बट मोमेंटम इन्वेस्टिंग कहती है कि भाई ट्रेंड ढूंढो और जहां भी ट्रेंड बढ़ता चल रहा है वहां पे इन्वेस्ट कर लो, राइट। बट इसको समझने का तरीका क्या होता है कि मार्केट को आपको बिहेवियर के बेसिस पे समझना चाहिए। जो मार्केट है उसमें वो सप्लाई डिमांड के बेसिस पे चल रहा है, राइट। अगर ऐसी मान लीजिए एक कंपनी है ना, जिसने कुछ बहुत अच्छा कर लिया है अपना फंडामेंटल्स में, लेकिन बायर्स ही नहीं आए हैं, लोग उसको खरीद ही नहीं रहे हैं, तो आप देखिएगा कि भाई प्राइस नहीं बढ़ता।
बट ऐसी कंपनी जहाँ पे आपको दिखता है कि मोर एंड मोर बायर्स आर कमिंग इन, है ना, एक प्राइस बढ़ते चले जा रहा है, अगर आप उस प्राइस ट्रेंड में पार्टिसिपेट करें तो आपको एक बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिल जाता है। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग यही करती है। उसका एक एग्जांपल लूं, जैसे पेटीएम का स्टॉक था, एक बहुत बड़ा डिक्लाइन के बाद उसमें एक रिकवरी आई, राइट। तो हमारी मोमेंटम इन्वेस्टिंग ने उसके डिक्लाइन पे उसको बाई नहीं किया था कि भाई गिर गया है स्टॉक तो उसको बाई कर लेते हैं, ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग नहीं होती। बट जब वो नीचे से बढ़ना चालू हुआ, उसमें 1-2 महीने का ट्रेंड फॉर्म हुआ, तब हमारी मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी ने उसको पकड़ा और अब उस पर काफी अच्छी हमने रिटर्न्स बना रखी हैं। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि आप ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढे जहाँ पे इन्वेस्टर्स जंप इन कर रहे हैं। तो और इसको आप मतलब इसके लिए आपका एंट्री क्राइटेरिया क्या रहता है मोमेंटम इन्वेस्टिंग में? देखिए बहुत सारे क्राइटेरिया रहते हैं, कोई डेफिनेशन नहीं होती मोमेंटम की। मोमेंटम समझने का मतलब क्या हुआ कि प्राइस ट्रेंड पकड़ रहे हैं हम, लेकिन कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी, हार्ड डेफिनेशन। तो फॉर एग्जांपल कई बार हम पिछली रिटर्न्स ही देख लेते हैं, कई बार हम कोई टेक्निकल इंडिकेटर देखते हैं, कई बार हम एक्टिव रिटर्न देखते हैं कि भाई कौन सा स्टॉक अपने सेक्टर में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो तरह तरह के इसके इंटरप्रिटेशन होते हैं जिसके बेसिस पे हम इन्वेस्ट करते हैं। सोनम जी, हमने कई बार ऐसा भी देखा कि जब ट्रेंड आता है तो एक किसी सेक्टर का भी ट्रेंड आ सकता है ना? और उसमें से कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स को पिक मतलब करते होंगे आप लोग, तो वो किस बेसिस पे करते हैं फिर? देखिए हम क्या करते हैं, हम पूरी यूनिवर्स में से 20 से 25 स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, राइट। मान लीजिए मोमेंटम के बेसिस पे हुआ तो सेक्टर में ट्रेंड होगा उसकी स्टॉक तो आएंगे ही। बट क्या होता है कि हम एक सिंपल मॉडल नहीं चलाते कि भाई टॉप के स्टॉक सेलेक्ट कर लो, स्पिनर नहीं होता। हम यहाँ पे ये भी कोशिश करते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन हो। इसका मतलब है कि किसी भी सेक्टर में हम 20% से ज्यादा ना जाएं और हम एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं। तो ऐसा होगा कि मान लीजिए आज के टाइम पे एक सेक्टर पिक करना है हमको, तो सोलर है, हाँ सोलर है, तो मान लीजिए हम उसमें 20 से 25 ज्यादा % नहीं जाएंगे, 2 से 3 स्टॉक पिक होंगे, बाकी स्टॉक अलग अलग सेक्टर से पिक होते हैं। उससे होता क्या है कि भाई मान लीजिए इस सेक्टर में करेक्शन आ गया तो हमारा पूरा पोर्टफोलियो नहीं गिर जाता, डाइवर्सिफिकेशन होती है, बाकी सेक्टर्स को सपोर्ट कर लेते हैं। फिर इसमें आपका एग्जिट क्राइटेरिया मतलब कब आप इस स्टॉक को मतलब मोमेंटम कैसे फिजल आउट होता है और कब आप उसमें से एग्जिट करते हैं? देखिए इसको विजुलाइज आप ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी स्टॉक है उसकी रेटिंग होगी, है ना। मान लीजिए ये स्टॉक की रेटिंग 100 आउट ऑफ 100 है, एक की रेटिंग 95 आउट ऑफ 100 है, एक की रेटिंग 20 आउट ऑफ 100 है, राइट। तो हमारे पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक होंगे जिनकी रेटिंग हाईएस्ट होगी। अब क्या हुआ कि इस स्टॉक की रेटिंग कम हो गई और कोई और स्टॉक की रेटिंग बढ़ गई, है ना, तो वो स्विच हो जाएगा, वो स्विच हो जाते हैं। तो इसमें आप इंडेक्स में मतलब किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर मोमेंटम लगाते हैं या फिर मतलब आपका जो बास्केट है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का, वो कैसे डिसाइड करते हैं आप कि किन को रैंक करना है आपको? हम सब पे चलाते हैं, हमारे पास जितने जो स्टॉक मिल जाए उस पे चलाते हैं। बट हमारे पास एक लिक्विडिटी का क्राइटेरिया होता है कि हम बहुत छोटे 1000 करोड़ से कम की मार्केट कैप के स्टॉक्स पे नहीं जाते जहाँ पे सर्किट लग सकता है या इस तरह के पोजीशन लिक्विडेट नहीं हो पाए, ऐसे प्रॉब्लम ना है। तो इसलिए हम छोटे स्टॉक पे नहीं जाते। अदरवाइज हमारी यूनिवर्स पूरी ओपन है, कोई भी सेक्टर का क्राइटेरिया नहीं है, राइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लार्ज कैप में जाना है या सिर्फ मिड कैप में जाना है, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। राइट। नाउ मोमेंटम इन्वेस्टिंग फैक्टर इन्वेस्टिंग से कैसे डिफरेंट, मतलब फैक्टर इन्वेस्टिंग में क्या होता है? तो बिल्कुल, तो देखिए मोमेंटम एक फैक्टर होता है। तो फैक्टर इन्वेस्टिंग का मतलब हुआ जैसे आप कोई भी चीज करने जाते हैं तो आप सोचते हैं कि भाई क्या फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, राइट। जैसे कि अगर आप कोई भी मान लीजिए सामान खरीदना चाहते हैं, उसका प्राइस डिटरमाइन करते हैं, तो किसी भी कमोडिटी को प्राइस को डिटरमाइन करने के कई सारे फैक्टर होते हैं, राइट। कई चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं। वैसे ही अगर आप स्टॉक मार्केट को देखें, किसी भी स्टॉक के प्राइस को देखें, तो उसको कौन कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं। एक तो हमने मोमेंटम की बात करी, ट्रेंड बन गया है, वो अच्छी बात है। दूसरी क्या है, कई बार वैल्यू है ना, कि उसकी जो अंडरलाइंग वैल्यू है वो उसके प्राइस से कैसे कंपेयर कर रही है, राइट जी। तो उसकी वैल्यूएशन कई बार उसको इन्फ्लुएंस करती है। तो जो भी स्टॉक अंडर वैल्यूड होते हैं उसमें आप देखते हैं अच्छा ट्रेंड बनते आ रहे हैं। तीसरी चीज आप कई बार देखते हैं कि जो भी स्टॉक है जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहे हैं, जैसे आज के मार्केट में आपको दिखेगा कि बहुत सारे स्टॉक हैं जो लो ग्रोथ पे हैं, राइट, जहाँ पे आपको अर्निंग ग्रोथ नहीं मिल रही है। बट इस मार्केट में
अगर आपको ऐसे स्टॉक मिले जहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मिल रही है, तो वहाँ पे आपको दिखेगा बहुत सारे एक प्राइस ट्रेंड बढ़ जाता है, जी। राइट? उसके अलावा क्वालिटी, कई बार क्या होता है मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, तो लोग सोचते हैं कि भाई ऐसी कंपनियां जहाँ पे बहुत हाई क्वालिटी हो, जिसके पास एक मोट हो, जिसके पास कैश पड़ा हो, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई हो, वहाँ पे लोग ये तरह तरह के फैक्टर्स हो गए, राइट? तो भी होता क्या है कि आप किसी भी स्टॉक की परफॉर्मेंस को 80-90% इन फैक्टर्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। कई चीजें आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कई बार कुछ मैनेजमेंट में चेंज हो जाए या ऐसी चीजें हो जाए, तब एक्सप्लेन कर सकते, बट बहुत सारी स्टॉक की परफॉर्मेंस है वो फैक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट हो जाती है। तो फैक्टर इन्वेस्टिंग का मतलब हुआ है कि आप एक या मल्टीपल फैक्टर के बेसिस पे आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इस फैक्टर इन्वेस्टिंग में जैसे आपने क्वालिटी के बारे में बात करी, आपने हाई ग्रोथ कंपनीज के बारे में बात करी, वैल्यूएशंस के बारे में बात करी। मैं तो अभी तक ये समझता था कि हाई ग्रोथ आउट परफॉर्म करता है वैल्यूएशंस को, जो कि आगे फर्दर आउट परफॉर्म करता है क्वालिटी को। आपने तीनों को मिक्स कर दिया। और ओवरऑल फैक्टर इन्वेस्टिंग का रिटर्न्स क्या आते हैं, मतलब अगर हम मोमेंटम से कंपेयर करें तो? देखिए, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये सब जरूरी नहीं होता। देखिए, मार्केट जो है वो, अगर आप पिछले साल से मार्केट को देख रहे हैं तो आपको दिखेगा मार्केट अलग अलग फेजेस में जाता है। पिछले 5 साल की बात करें तो एक बुल फेज ही चलता रहा है, राइट? बट अगर पिछले 6 महीने में देखें, आपको दिखेगा मार्केट थोड़ा बदल गया है, राइट? जी। पे अप्स एंड डाउन ज्यादा आ रहे हैं। तो अब मार्केट के अलग फेजेस में अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज काम करती हैं, राइट? एक बुलिश मार्केट में आपको मोमेंटम अच्छा दिखेगा, बट अगर मार्केट वहीं पे आपको वॉलेटाइल हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि भाई ये स्टॉक तो बहुत ओवर वैल्यू हो गया, अब मुझे पैसा लगाना है तो मैं अंडर वैल्यू में लगाऊंगा, जहां से मुझे अच्छा ट्रेंड, अच्छी यहाँ से अपसाइड दिख सकता है, राइट? लोग वैल्यूएशन थोड़ा डरने लगते हैं अगर मार्केट वॉलेटाइल होता है, राइट? तो आपको अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग फैक्टर काम करते हैं। तो ऐसा मैं नहीं सोचती कि भाई मोमेंटम ही सबसे बेटर है या वैल्यू ही सबसे बेटर है। अलग अलग मार्केट में अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं, और उसको अगर आप कंबाइन करें या फिर आपके पास एक इंटेलिजेंस हो कि आप स्विच कर पाए बेस्ड ऑन द कंडीशन इन फैक्टर्स के बीच में, तो आपको ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिल जाती है। अब अगर आप परफॉर्मेंस कंपैरिजन की बात करें तो इंडिया के मार्केट में आपको दिखेगा कि मोमेंटम सबसे अच्छा परफॉर्म करा है पिछले 5 साल 10 साल में, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। बट अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स को इंक्लूड करके चलेंगे तो आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी, प्लस आपका रिस्क भी थोड़ा कम हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं मिलते। इसीलिए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स क्लाइंट्स को ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि वहाँ पे आपको रिस्क थोड़े ज्यादा नहीं मिलता। दिस इज अगेन वेरी गुड, मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंटर्स आपने दिए हैं इसमें। तो अप ट्रेंड में आपने कहा कि मोमेंटम आउट परफॉर्म करता है, तो दो तरह के और ट्रेंड हो सकते हैं, तो डाउन ट्रेंड होगा या फिर आप साइडवेज मार्केट में है। तो साइडवेज मार्केट होगी तो आप कौन से फैक्टर्स को, मतलब हाँ, देखिए ये इतना इजी या फिर इतना आसान नहीं होता टू टेल कि कब कौन सा फैक्टर काम करेगा, राइट? क्योंकि हर तरह का मार्केट साइडवेज, हर साइडवेज मार्केट एक जैसा नहीं होता, राइट? एक साइडवेज मार्केट में आपको दिखेगा कि भाई लोग कंज्यूमर स्टॉक्स खरीद रहे हैं, बट आज के साइडवेज मार्केट में आपको दिखेगा कंज्यूमर अच्छा काम नहीं कर रहा है, उसके अलावा ई कॉमर्स में भी कैपिटल मार्केट में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है लोगों का, राइट? वैसे ही फैक्टर में भी अगर आप देखें तो साइडवेज मार्केट में आपको कभी दिखेगा कि लोग वैल्यू पे ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कभी क्वालिटी पे दिखेगा, कभी आपको दिखेगा कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया है, तो ऐसे कंपनीज पे ज्यादा फोकस जा रहा है जो नॉर्थ अमेरिका में अपना सामान बेचती हैं, ऐसी कंपनीज पे ज्यादा फोकस जा रहा है जो इंडिया में अपना सामान बेचती हैं, राइट? इसकी रिसर्च भी आप कैसे करते हैं, मतलब कि इस वक्त किस चीज के ऊपर मतलब ट्रेंड है, क्योंकि ये ट्रेंड तो बहुत ही मतलब रैपिडली चेंज नहीं होते। हाँ, तो हम ये मॉनिटर करते रहते हैं ऑन अ डेली बेसिस, वी आर मॉनिटरिंग दीस ट्रेंड्स, एंड व्हेनेवर वी सी कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट दैट हैज हैपेंड, तो हमारी स्ट्रेटजी भी उस हिसाब से शिफ्ट कर जाती है। अच्छा, और इवन डाउन ट्रेंड में भी कोई ऐसा चीज है कि आप जैसे आपने बताया कि रिस्क को मतलब रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आप फैक्टर इन्वेस्टिंग को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो डाउन ट्रेंड के बीच में मतलब आप किसी और चीज की तरफ, मतलब रादर देन मोमेंटम आप किसी और चीज की तरफ मूव करेंगे? बिल्कुल, तो जैसे अगर आप पिछले 3 महीने में देखें तो आपको दिखेगा बहुत ही अप्स एंड डाउन्स आए हैं, एक तरह का डाउन ट्रेंड आया है। जो BSE 500 है वो अक्टूबर से
से दिसंबर तक कुछ 8% करेक्शन पे है, राइट। हम्म टाइम पे अगर आप देखिए हमारी फैक्टर स्ट्रेटजी में कोई भी करेक्शन नहीं है, मतलब वो फ्लैट है, क्योंकि हमने इस टाइम पे सिर्फ मोमेंटम पे फोकस नहीं किया, हमने वैल्यू और क्वालिटी पे भी फोकस कर रखा है, और वो हमारे काम आ रहा है। और अगर अब मार्केट में रिस्क बढ़ेगा, हमने थोड़ा सा गोल्ड भी बाय कर रखा है, मार्केट में रिस्क बढ़ेगा तो हम हेज भी कर सकते हैं। क्वांट स्ट्रेटजीज की का फायदा क्या होता है कि आप रिस्क मैनेजमेंट भी कर सकते हो, राइट। तो हम ऐसे मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट भी कर लेंगे, हम हेजिंग भी कर लेंगे, जिसकी वजह से आपको दिखता है कि जब मार्केट में करेक्शन आ रहे होते हैं तो क्वांट स्ट्रेटजीज में आपको कम वहाँ पे करेक्शन दिखता है। ये बहुत अच्छा पॉइंटर आपने रेज किया, क्योंकि मैं आपकी जब गो थ्रू भी कर रहा था, इवन कोविड के टाइम पे जब मार्केट में तकरीबन 40-45% का करेक्शन था, आपका जो मोमेंटम बेस था वो आई थिंक 18% ही करेक्ट हुआ था। तो वो मतलब हाउ डू यू मैनेज दिस, इसको अगर आप थोड़ा और एक्सप्लेन कर पाए। यस, तो देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हम लोग मार्केट में देखते हैं, विच इज व्हाट टाइप ऑफ मार्केट इट इज, राइट। बुल मार्केट, बेयर मार्केट कहने की सिंपल तरीके, इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में वो बोलते हैं रेजीम, राइट। तो अभी क्या होता है कि जब हमको दिखता है कि कोविड के टाइम की बात करें, तो कोविड के कुछ टाइम पहले हमें दिख रहा था कि एक बियरिश सी रेजीम बन रही थी, क्योंकि फरवरी में ही करेक्शन हो रहा था धीरे धीरे। तो हम थोड़ा हमारी स्ट्रेटजी थोड़ा सेफ साइड में चली गई थी, हमने गोल्ड खरीद रखा था कुछ 10%, हम थोड़ा सा कैश में भी थे उस टाइम पे। और जब कोविड में करेक्शन आया तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, इम्पैक्ट तो जरूर पड़ा। फिर हमारे पास एक वो भी होता है डी एलोकेशन पॉलिसी। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर शार्प करेक्शन आए छोटे टाइम पे तो हमारी स्ट्रेटजी धीरे धीरे कैश में आना चालू कर देते हैं, राइट। तो हम धीरे धीरे 2 बार कैश में भी गए, जिसकी वजह से आपको दिखा कि हमारे पोर्टफोलियो में उतना करेक्शन नहीं आया जितना मार्केट में आया था। और मार्केट का करेक्शन जब ओवर हुआ तो हमारी स्ट्रेटजीज बहुत जल्दी रिकवर कर गई, जिस वजह से आई थिंक वो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट था, जिस वजह से हमें बहुत ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट और बहुत ज्यादा इन्वेस्टर का इंटरेस्ट मिला। राइट। तो फैक्टर इन्वेस्टिंग में जैसे आपने बोला कि आप स्विच करते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिजीम, तो इसमें कोई कंपनीज को इसमें भी पर आप कंपनी, ये तो है कि मतलब बिटवीन वन स्टॉक टू द अदर स्टॉक आपने स्विच किया, एक है कि हमने उस सेकंड स्टॉक को एग्जिट किया। तो फैक्टर इन्वेस्टिंग में आप किसी भी शेयर को एग्जिट कब करते हैं? फैक्टर इन्वेस्टिंग में हम किसी भी शेयर को एग्जिट तब करते हैं जब उसका फैक्टर का स्कोर कम होने लगे, राइट। तो अगर मान लीजिए आज फोकस मोमेंटम है, मोमेंटम का स्कोर कम हो जाए तो मैं उसको एग्जिट कर दूंगी। अगर मेरा आज फोकस वैल्यू है तो वैल्यू का स्कोर कम हो जाए मैं एग्जिट कर दूंगी। एक और तरीका है इसको सोचने का कि भाई मेरा फोकस बदल जाए, राइट। अगर मान लीजिए आज मैंने वैल्यू के बेसिस पे स्टॉक खरीदा है और कल मार्केट चल पड़े और हमारा फोकस मोमेंटम हो जाए तो हम इन वैल्यू स्टॉक को सेल करके मोमेंटम स्टॉक पे स्विच कर जाएंगे। इनफैक्ट आपने एआई ड्रिवन जैसे स्ट्रेटजीज, आपने क्वांट बेस्ड स्ट्रेटजीज के बारे में बात करी, तो मतलब आप एआई ड्रिवन स्ट्रेटजीज के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो उसमें एआई कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं आप, और मतलब कैसे आप एआई की पावर को मतलब यूज कर पा रहे हैं? देखिए एआई आज के टाइम पे हर कोई हर दिन यूज कर रहा है, राइट। लेकिन अगर हम स्ट्रेटजीज की बात करें तो स्ट्रेटजीज में ये फोरकास्ट करना किस तरह की रेजीम है, राइट, बुलिश है या बेयरिश है, ये आज हम कह सकते हैं भी आज तो बेयरिश लग रहा था मार्केट, बट क्या अगले महीने अगले क्वार्टर कैसा मार्केट रहे, क्योंकि हम आज के लिए तो इन्वेस्ट कर नहीं रहे, हम अगले क्वार्टर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो हम यहाँ पे फोरकास्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक डेटा को यूज करके कैसा मार्केट रहेगा, और उसके बाद तो ये एक तरह का एआई हो गया। उसके अलावा जो हम जगह जगह पे जब मॉडलिंग कर रहे होते हैं, जब ये मॉडल बना रहे होते हैं, तो किस सिग्नल में कितनी प्रिडिक्टिव पावर है उसको एनालाइज करने के लिए हम कुछ मशीन लर्निंग मॉडल्स का यूज करते हैं। हम पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन होगा, कितने स्टॉक को क्या वेट मिलेगा, उसके लिए ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स यूज करते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है कि इंटेंस डेटा ड्रिवन फ्लो के बेसिस पे बनी होती है। आज के टाइम की अगर आप बात करें तो इस रिसर्च के दौरान बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग और कोडिंग इस तरह की भी चीज़ें का यूज़ होता है, जहाँ पे हम बहुत एआई का यूज़ करते हैं। आज के टाइम पे आपको स्ट्रैटेजी बनाने में जितनी हेल्प चाहिए उसमें एआई मॉडल्स बहुत यूजफुल आते हैं। और मतलब आपके लिए कोई भी कंपनी स्टैंड आउट कैसे करती है, मतलब राइट रिसर्च के लिए कोई भी कंपनी स्टैंड आउट कैसे करती है? हाँ, तो वो स्टैंड आउट तब करती है जब वो हमारे चोजन फैक्टर में
रैंक हाई करने लगे। तो हमारे मॉडल उनको ज़्यादा वेट देने लगते हैं और वो हमारे फ़िल्टर्स वो हमें दिखने लगता है कि भई ये नई कंपनी आ चुकी है। काफ़ी सारे जैसे आपने एआई बेस में अभी बताया कि आप काफ़ी तरह के मॉडल्स देखते हैं, तो मतलब अच्छा खासा आपने पहले मॉडल्स बना रखे होंगे ये यस, और यस। नई हाँ चीज़ें जी, भी आती रहेंगी रहती होंगी इसमें? बिल्कुल, तो ये मॉडल बना रखे हैं इसमें नए, और हमारी कोशिश क्या रहती है कि हर टाइम अगर हम कोशिश कर सकें कोई नया मॉडल, कोई नया फैक्टर, कोई नई चीज़ जिसके बेसिस पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हम हमेशा ये चीज़ें लुकआउट पे रहते हैं, कोई नया डेटा पॉइंट जो हमसे मिस हो रहा हो, राइट? किसी इन्वेस्टर के लिए मतलब अगर वो ये बातें सीखना चाहे, तो वो उसे मतलब कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? मतलब व्हाट शुड बी अ गुड बिगिनिंग पॉइंट टू लर्न ऑल दिस क्वांट बेस्ड इन्वेस्टिंग? ऐसे गुड बिगिनिंग पॉइंट टू लर्न ऑल दिस आई वुड से इज़ कि आप अ, खुद से बहुत सारे रिसोर्सेज हैं इंटरनेट हुँ, पे, बेसिस पे आप उसको अपनी क्यूरियोसिटी बढ़ा सकते हैं। आपको ऑब्वियसली थोड़ी मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा ही जो पूरा सिस्टम है वो स्टैटिस्टिक्स बेस्ड होता है, राइट? तो हुँ, आपको उसकी नॉलेज थोड़ी-सी गेन करनी पड़ेगी। आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ जैसे पाइथन हो गया, उसकी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको समझना पड़ेगा भई मार्केट और ये फैक्टर्स होते क्या हैं? मैं किस तरह का डेटा देखूँ और क्यों देखूँ, राइट? हुँ, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स जो एनालिस्ट पब्लिश करते हैं, या रिसर्च पेपर जो अलग-अलग क्वांट रिसर्चर पब्लिश करते हैं, उसको पढ़ती हूँ, वहाँ से आइडियाज़ लेती हूँ, उनके साथ एक्सपेरिमेंट करती हूँ और उनको अपनी स्ट्रैटेजीज़ में ऐड करती हूँ। वेरी गुड। तो कोई चीज़ जो आपको रेड फ्लैग मतलब इंडिकेट करती हो अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ के टाइम पे कि दीज़ आर द रेड फ्लैग्स इस कंपनी में नहीं जाना या फिर इस तरह की इन्वेस्टमेंट में नहीं जाना? बिल्कुल, देखिए हम ऐसी कंपनीज़ में नहीं जाते जहाँ पे लिक्विडिटी ना हो, हम बहुत सारे जैसे वैल्यू, क्वालिटी हमने बात की, ये अच्छे फ़िल्टर्स होते हैं, उसके अलावा कुछ नेगेटिव फ़िल्टर्स भी आते हैं कंपनीज़ के, राइट? हुँ, कि अ, उनकी फंडामेंटल्स या उनके प्राइस वॉल्यूम पैटर्न के बेसिस पे कुछ वार्निंग साइंस आते हैं, तो हम उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट नहीं करते। इसके अलावा हम न्यूज़ पे के बेसिस पे भी कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट? तो न्यूज़ में अगर कुछ रेड फ्लैग हो गया, लीगल इश्यूज़ फ्लैग हो गए, या इस तरह की चीज़ हुई, तो हम उन कंपनीज़ पे बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते। मैंने इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज़ के बारे में काफ़ी आपसे मतलब एक अच्छी डिस्कशन करी है सोनम जी एंड आई एम ग्लैड कि आपने काफ़ी अच्छे आंसर्स दिए हैं। हुँ। मेरी खुद की काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई है इन सब चीज़ों में। तो एक रैपिड फायर करते हैं कुछ बिफोर वी स्विच टू योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। तो मैं हुँ। थोड़े से क्वेश्चंस को एक बार आपसे आपके साथ एक रैपिड फायर वे में पूछता हूँ सो दैट कुछ इंटरेस्टिंग बन के आए। तो आपकी गो टू बुक्स क्या हैं इन्वेस्टिंग के ऊपर? गो टू बुक्स फॉर इन्वेस्टिंग। यूट्यूब चैनल भी बता सकते हैं आप कुछ भी मतलब जो भी आपके जहाँ भी लर्निंग जहाँ से करते हैं आप? हाँ, देखिए मैं अपनी टू बी ऑनेस्ट मैं ना तो बहुत सारी इन्वेस्टिंग की बुक्स पढ़ती हूँ, कुछ बुक्स पढ़ती हूँ। यूट्यूब में भी मतलब आई थिंक ओकेजनली वीडियो देखती हूँ, या फिर कुछ कंटेंट की रिसर्च कर रही होती हूँ तब वीडियो देखती हूँ। बट उसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज की जो रिपोर्ट्स आती है ना, फॉर एग्जांपल नुवामा रिसर्च, दौलत कैपिटल, ये लोग जो अपनी कंपनी की रिसर्च बेचते हैं, इकोनॉमिक रिसर्च बेचते हैं, वो उसकी पढ़ाई करती हूँ। और उसके अलावा जो क्वांट रिसर्चर्स अपनी रिसर्च पब्लिश करते हैं, राइट? हुँ, जैसे कि कोई कई सारे वेबसाइट होते हैं जहाँ पे स्कॉलर्स अपने रिसर्च पब्लिश करते हैं, अपने रिजल्ट पब्लिश करते हैं, तो उसके बारे में मैं रीड करती हूँ। और ये 2 एरियाज़ हैं जहाँ से मुझे आइडियाज़ आते हैं। वेरी गुड। हुँ। आप यूपी में एक बहुत छोटे से टाउन से हैं एंड यू मूव टू मुंबई, व्हाई मुंबई? तो देखिए, जब से मैंने जॉब चालू करी थी, राइट? हुँ, तब से ही उसके बाद से तो घर पे रहने का मौका नहीं मिला था। और आई थिंक जब मैंने मुंबई में एडलवाइस में काम किया 4-5 साल, तो मुझे ये आइडिया मिला कि भई फाइनेंशियल मार्केट की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तो बॉम्बे में ही चल रही होती हैं, राइट? उसके बाद मुझे बैंगलोर में भी काम करने का मौका मिला था कुछ 2 ढाई साल, जब मैं एचएसबीसी में थी। और फिर जब मैंने राइट रिसर्च चालू की, तो मैंने मुंबई में ही शिफ्ट करके चालू किया था। बट कोविड के टाइम पे मैं वापस लखनऊ गई थी। हुँ, कुछ 2 साल मैं लखनऊ में ही थी। और फिर जब हमने पीएमएस चालू किया, जहाँ पे एक फिज़िकल प्रेज़ेंस चाहिए थी,
जहाँ पे क्लाइंट से मिलना होता था, तो हमें लगा कि भाई सेंट्रल लोकेशन मुंबई को बनाना पड़ेगा इस बिजनेस के बीच में। हम्म। तो फिर मुंबई में मैंने वापस 2 habits which makes you a good fund manager. 2 habits that make me a good fund manager, I think, you know, focus on details. मेरे को मैं एड हॉक तरह से कोई चीजें काम नहीं करती. आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एनी थिंग दैट वी आर डूइंग, राइट? एंड आई ट्राई टू बैक टेस्ट एनीथिंग दैट आई वांट टू डू विद डेटा. सो कभी भी अगर आप मुझे बोलें कि ये चीज अच्छी लग रही है और अच्छी लगी भी रही है, तो until unless मैं उस पे डेटा ड्रिवन इनसाइट्स ना ले पाऊँ, तब तक मैंने उस पे इन्वेस्ट नहीं करती. आई थिंक दैट इज वन थिंग. Second thing is that I really like what I do, right? I really enjoy what I do. So that keeps me motivated. That keeps me also ready to explore what all is going on in the market. हम और क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कहाँ पे ज़्यादा अच्छा performance आ सकता है. तो I think that is also something that helps. What excites you more, bull market, bear market या कोई और phase market का? देखिए, bull market तो is definitely very interesting. Everybody is happy, all our clients are happy. So it is a very good time. But I think what I would really want to do is कि do really well in a bear market. Bear market is a part of life. ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि bear market नहीं आएंगे और we all are in a perpetual bull market. That is not how the world works, right? So bear market, if we can do good for our clients, I think we'll generate much more goodwill. So I think that is one challenge that we always want to be prepared for, right? Market में मतलब what surprises you? मतलब last 15 years से almost अब आप market में हैं. What was the biggest surprise in the market you have encountered? See, market keeps on surprising you in different ways all the time, right? For example, जब मैंने चालू किया था 2011-12 में मार्केट में काम करना, तब मार्केट चलता ही नहीं था, राइट? इट वाज वेरी स्लो मूविंग मार्केट, right? And then there was this big surprise that came in 2014 when there was this massive bull market और हर दिन स्टॉक डबल हो जाते थे, राइट? तो वो एक सरप्राइज चीज थी जहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिला. उसके बाद मार्केट ने बहुत सारे फेज बदले. कोविड का टाइम था, कोविड के पहले भी एक स्टैग्नेशन आया था, उनको कैसे नेविगेट करना है, वो एक इंटरेस्टिंग टाइम था मार्केट में. उसके बाद जो मार्केट ने एक और फेज बदल दिया है जहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी कोविड के बाद आ गई है, राइट? That has also been a learning process. तो see, the market will always keep on surprising you. Therefore हम लोग हमेशा ही ढूंढते रहते भाई आज क्या नया डेटा इम्पोर्टेंट है, आज के टाइम पे क्या नई चीज है जो इम्पोर्टेंट है, राइट? जैसे अगर आप देखें बहुत सारे सेक्टर जिसपे हम आज फोकस कर रहे हैं वो 4 साल पहले उस पर कोई फोकस नहीं कर रहा था, राइट? तो मार्केट विल कीप ऑन सरप्राइजिंग यू. One or two financial myths which you feel कि आपके इन्वेस्टर्स या any investors should not have, मतलब उनके beliefs में नहीं होने चाहिए? बिल्कुल. आई थिंक देखिए, एक तो है कि अगर आप यंग इन्वेस्टर्स की बात करें, राइट, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं आई थिंक जिन्होंने पिछले 5 साल में मार्केट में पार्टिसिपेट करना चालू किया है, राइट? उनके साथ होता क्या है कि भाई उनको लगता है कि अब आपकी जो स्ट्रेटजी है उसको हर महीने 5 से 10% रिटर्न दे देनी चाहिए, राइट? बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट ऐसा काम नहीं करता और छोटे मोटे करेक्शन आते रहते हैं, बड़े करेक्शन भी आते हैं. तो आई थिंक वो एक मिथ जो यंग इन्वेस्टर्स के बीच में है, वो उनको थोड़ा समझना चाहिए कि मार्केट में रिटर्न्स आते हैं बट वो रिस्क के साथ आते हैं. बट लॉन्ग टर्म में देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल अगर आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी या अच्छे फंड के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट? तो और छोटे मोटे जो करेक्शन आते हैं दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ एंड दैट इज समथिंग दैट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड. Second thing I think specifically for what we do, let's say in quant investing, बहुत लोगों को लगता है कि भाई AI सिस्टम है जो कुछ कर रहा है, हमें नहीं पता चलेगा क्या हुआ, राइट? तो वो भी एक मिथ है, राइट? जो चीजें हम कर रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेबल होती हैं, राइट? इसमें अगर हम कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारे पास एक रैशनल होगा जो हम आपको बहुत क्लियरली समझा देंगे. इसलिए ये जो सिस्टम होते हैं दे आर मोर मच मोर एक्सप्लेनेबल कंपेयर टू अगर आप मान लीजिए एक ऐसे फंड मैनेजर के पास जा रहे हैं जो अपने ही
विम्स एंड फैंसीज पे इन्वेस्ट करते हैं, राइट? हम्म तो आपको क्या दिखेगा कि वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि भाई मैंने ये इस पे क्यों किया, इसमें क्यों नहीं किया, राइट? हम्म बट एक क्वांट सिस्टम बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेबल होगा और बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। तो एक ये भी मिथ है कि लोगों को लगता है क्वांट है, एक एआई है, कुछ भी करता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको बार बार मतलब ऐसा भी होता है कि जब मार्केट गिरती है या फिर मतलब इन्वेस्टर की तरफ से पैनिक में कॉल आते हो कि क्या हो रहा है मार्केट में, या आपने कि ये क्यों इन्वेस्ट किया? यूजुअली नहीं आता, मतलब शुरू में अगर मैं आपको बात करूं, जब हमने 2019 में चालू किया, 2020 में लोगों ने हमको जाना, राइट? हम्म और 2020 में शुरू में क्या होता था भाई, हम इस महीने 10% बन गए, इस महीने 20% बन गए, यही चलता होता था, राइट? तो फिर जब जब 2021 में कुछ करेक्शन आया तो लोगों ने बहुत हमारे लोगों से कंप्लेंट ट्विटर वगैरह पे सुनने पे आई। तो फिर हमने ये एक लेसन अडेप्ट किया कि कभी भी हमको ये नहीं बात करना कि यार परफॉर्मेंस अच्छी है और ये वो, हमेशा रिस्क के बारे में भी एजुकेट करना है, राइट? कभी ये नहीं बोलना कि ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के देगी या फिर ये जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो रिपीट होती रहेगी। आपको हमेशा रिस्क की भी बात करनी ताकि लोगों को पता रहे। तो अब क्या होता है, कई इन्वेस्टर कहते हैं भाई आप इतनी रिस्क की क्यों बात करते हो, आप स्ट्रैटेजी अच्छा करेगी ऐसा क्यों नहीं बोलते, राइट? लोगों ने भी बियर फेस कम देखे हैं, मतलब क्योंकि लास्ट काफी टाइम से मार्केट अच्छी भी चली है, मतलब जब अच्छे खासे पुल डाउन्स आते हैं, मेरे को लगता है कि वो अभी बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स के लिए मिसिंग भी है। ऑनेस्टली उनको लगता है कि रिस्क की बात करनी तो बेकार है, मार्केट तो हमेशा बढ़ती ही रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए हमने अपना अप्रोच भी थोड़ा अडैप्ट किया है कि इन्वेस्टर एजुकेशन करें कि जब भी कोई करेक्शन आए या कुछ प्राइस आए तो दे शुड नॉट गेट वरीड, राइट? तो ये एक लर्निंग हमारे को आई। और मार्केट वोलेटिलिटी के बीच में मतलब हाउ डू यू स्टे काम, मतलब हाउ डू यू स्टे काम? या फिर एआई ड्रिवन ही सब रिजल्ट्स आएंगे जो आपने पहले मॉडल्स बना रखे हैं? आप मेरी टीम से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे मैं नहीं रहती काम जो मार्केट पे करेक्शन है। But see, I think the calmness how it comes is when you know if I did not do well, it is because मान लीजिए क्योंकि मेरा एक्सपोजर इस फैक्टर में था, राइट? और अब मार्केट इस फैक्टर को रिवॉर्ड नहीं कर रहा है, तो अगर मैं अपना फोकस चेंज कर लूं तो आपको दिखता है कि यार अब परफॉर्मेंस हमारी बेहतर हो गई, राइट? आई थिंक लुकिंग एट एवरीथिंग फ्रॉम द लेंस ऑफ डेटा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे जब भी हमारे नए इन्वेस्टर आते हैं हमारे पीएमएस में, वो क्या बोलते हैं कि आप तब इन्वेस्ट करना जब करेक्शन आ जाए, राइट? बट अगर आप खुद से देखो और हर करेक्शन ही में आपको डर लगता है, राइट? 2% करेक्शन में आप डर जाते हो, 5% करेक्शन में आप डर जाते हो। तो इसीलिए हम एक खुद का इंडेक्स बना के चलते हैं, उसको डेटा ड्रिवन अप्रोच से इसको फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स बना के एक ऑब्जेक्टिव वैल्यूज की बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं, उसकी थ्रू ही कॉन्फिडेंस आता है। अगर आपको पिक करना हो मोमेंटम इन्वेस्टिंग एंड फैक्टर इन्वेस्टिंग में, व्हिच वन विल यू चूज? सी, मोमेंटम इज अ टाइप ऑफ फैक्टर, राइट? तो फैक्टर इन्वेस्टिंग मुझे जरूर बहुत पसंद है, बट मोमेंटम इंडिया में वर्क्स द बेस्ट। But see, the thing is, it will not always work the best. Therefore, you need factor investing. आपने लेफ्ट आई वर्सेस राइट आई, मैंने क्वेश्चन बहुत थोड़ा मुश्किल पूछा था, बट आपने दोनों को ही चूज कर लिया, एक को दूसरे का पार्ट बना के। वेल आंसर्ड। लेट्स टॉक अबाउट योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। मतलब ये भी एक चीज है जो मुझे लगता है कि वी शुड डिस्कस। तो अभी मतलब कैसा रहा आपका, मतलब 6 ईयर इन ऑपरेशन, 6 साल से आप हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू फेस्ड with respect to the team, with respect to the business? Yes, I think entrepreneurship is a very exciting thing, and see, when we talk about it, we try to talk about all the positives, right? But there are so many challenges that will come along the way. देखिए, मैंने चालू किया तो कि 6 महीने बाद कोविड क्राइसिस आ गई थी, जिसमें लग रहा था भाई अब तो क्या ही होगा, राइट? उसके बाद एक रिटेल की वेव जो चालू हुई, उससे भी सॉ ग्रेट ग्रोथ। फिर क्या हुआ कि रेगुलेटरी चेंजेस आ गए। रेगुलेटरी चेंजेस आते हैं तो आपको बिजनेस पे ट्रबल दिखता है, राइट? यू अडैप्ट टू रेगुलेशंस, आपको लगता है कि काम कैसे चलेगा। सो दोस टाइप ऑफ चैलेंजेस, आई थिंक बिल्डिंग अ टीम, राइट?
see, जब शुरू किया, for the initial 2-3 years we were working with a very small team, right? Now as you add more and more people, right, तो आपको you have to manage so many people's expectations. You will see some turnover, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग जाएंगे, right? To manage that and still keep on building something that you love is a whole tough thing, but see, we do it because we are very passionate about what we are giving out to our clients, right? And the best thing is that people appreciate what we do. Right. सोनम जी, अभी मतलब how many people are there in your team? वो स्ट्रक्चर्ड कैसे हैं? मतलब आप कितने लोग हैं जो मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग को देखते हैं, कितने लोग हैं जो आप फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग में डाल रहे हैं, और बाकी की टीम कैसे स्ट्रक्चर्ड है? बिल्कुल, तो देखिए हमारी टीम में इस टाइम पे कुछ 17-18 लोग हैं, है ना? और हम कुछ एजेंसीज के साथ भी काम करते हैं, स्पेशली मार्केटिंग वगैरह के लिए, बट और हमारी टीम में इस टाइम पे 5 से 6 लोग टेक में काम करते हैं, जो अलग अलग तरह की प्रोसेस हुई डेटा मैनेजमेंट वगैरह पे काम करते हैं। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट साइड पे देयर आर 2-3 पीपल ओनली, राइट? And see, monitoring of all of these strategies happens through a system, right? So nobody needs to go and monitor one thing or the other. System looks at the factors of which we take the decision, right? And उसके अलावा हमारे पास सेल्स में लोग हैं, operations with PMS, it's a very operationally heavy thing, so we have people working on operations and sales and all of these things. अभी हम कितने इन्वेस्टर्स का, आपने जैसे स्टार्ट किया स्मॉल केस के साथ, भी आपकी काफी अच्छी पॉपुलैरिटी बढ़ी, तो अभी कितने इन्वेस्टर्स आपके साथ इन्वेस्टेड हैं? देखिए स्मॉल केस में हमारे पास कुछ 25,000 के अराउंड इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्टेड हैं जी। उसके अलावा और वहाँ पे रिटेल साइड में हमारे पास कुछ म्यूचुअल फंड और हमारे वेबसाइट के प्रोडक्ट हैं, जिसमें टोटल कुल मिला के 1000 करोड़ के अराउंड इन्वेस्टेड होगा हमारे पास, मतलब लोग जिस पे एडवाइस जा रही है या रिसर्च जा रही है। के अलावा पीएमएस में अब हमारे साथ 500 से ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने, जहाँ पे मिनिमम 50 लाख रुपया होता है जी, यहाँ पे अब हम 400 करोड़ के अराउंड मैनेज कर रहे हैं। वेरी नाइस। तो आपने मतलब why PMS? Why did you pick PMS and not an AIF? So PMS is the next step for what we were doing, right, with small case. And eventually हम AIF भी करेंगे, right? AIF is more structured in a way कि units मिल जाते हैं लोगों को, transparency, tax के लिए उनको कुछ करना नहीं पड़ता, so this is something that we are thinking of. But PMS looked like the next step when we started. और उसमें आपको कोई रेगुलेटरी वाइज कोई चैलेंज नहीं आता PMS वाइज? Regulatory, there is so much requirements, there are inspections that happen, so we've had inspections where SEBI has come to our office and we have had to send them a lot of data, which is the most important thing in the world that you have to do, right? तो वो सब चलता रहता है। अब 3 लाइसेंसेस है हमारे पास, तो 3 ट्रिपल काम होता है। और पीएमएस में आप इन्वेस्टर्स के मतलब इन्वेस्टर्स को भी तो खरीदवा कर देना, फिर उसने खरीदा नहीं खरीदा, मतलब ये भी तो कुछ चैलेंज। सी वी हैव डिस्क्रिशनरी पीएमएस, यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने हमको डिस्क्रिशन दे रखा है। अच्छा, तो वो नहीं, बट स्टिल इट्स वेरी ऑपरेशनली हैवी, तो एंड ऑफ द डे हमको एलोकेट करना पड़ता है सबके शेयर, जिसके लिए आपको एक्सपर्ट्स रखने पड़ते हैं अपने साथ। और अभी आगे का क्या विजन है सोनम जी? नेक्स्ट 4-5 इयर्स में क्या देखते हैं आप? राइट रिसर्च को कहाँ देखते हैं? देखिए, आई थिंक व्हाट वी वांट टू डू इज टू डू वेल फॉर आवर क्लाइंट्स, राइट? कीप ऑन डिफरेंशिएटिंग आवरसेल्व्स कि हम हर मार्केट में एक अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। द फिलॉसफी दैट वी हैव वर्कड सो हार्ड ऑन, वी सी इट एक्चुअली डू वेल, राइट? So that is what we want to do, and in this process, we want to grow also, right? Grow our client base on small case side, on PMS side, on any other structure that we will set in the future. So that is what we want to do. Maybe we will also add more strategies. For example, I have expertise in derivatives, I have expertise in some algos also. So we can create more products even on that side as well, like as the market evolves, right? अगर आपको पिक करना हो एंटरप्रेन्योरशिप और फंड मैनेजमेंट को, which one will you choose?
Entrepreneurship versus fund management. See, I think the challenge for me when I started was that there was no buddy who was hiring for a quant fund manager, right? Hmm. In India. So I had to become an entrepreneur to do this. But sometimes I miss doing nothing but research. But now it is part and parcel, right? There's so many learning that come, and building a team, you get to learn all of these things. So for me, both of these things are, in my life. वेल सेड सोनम जी, इनफैक्ट यू आर, मतलब आप अपने आप में एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करते जा रहे हैं. मतलब यू आर क्रिएटिंग अ वेरी, मतलब द काइंड ऑफ विजन यू हैव ऑन द क्वांट बेस्ड स्पेशली. मतलब एक बहुत ही छोटा प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टर्स होंगे जो एक्चुअली क्वांट बेस्ड इन्वेस्टिंग या मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग को अभी इवन जानते भी होंगे. मतलब करना कैसे है वो तो बहुत दूर की बात है. इसी वजह से I wanted to have an interaction with you so that at least एक exposure आए कि ये भी चीजें exist करती हैं. और यूएस मतलब क्वांट बेस्ड इन्वेस्टिंग में कहाँ तक मतलब काफी बढ़ चुका है, मतलब, और इंडिया अभी भी उस फेज में अभी बहुत पीछे है. मुझे लगता है कि विद पीपल लाइक यू एक्चुअली वी विल आल्सो बिल्ड आवर यूज केस फॉर क्वांट बेस्ड इन्वेस्टिंग. Definitely. And see, just people like me have been there in this world for a very long time. I know people who have tried to do quant investing, robo advisory, and all of that 5-10 years ago also. But I think right now is the time when people also want this, right? When I am Absolutely. in quant, people want quant. When I am bringing in momentum, people want momentum, right? So that is why there is a demand for what we do. Right. सोनम जी, अगर आपको कनेक्ट करना हो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए या कैसे, तो मतलब किन चैनल, मतलब हाउ डू द इन्वेस्टर्स, मतलब हाउ कैन द इन्वेस्टर्स कनेक्ट विद यू? सी, आप हमारे वेबसाइट पे जाइए. आपको वहाँ पे एक पेज दिखेगा. अगर राइट रिसर्च की वेबसाइट .in, ठीक है. rightresearch.in पे अगर आप जाएंगे, आपको वहाँ पे हमारे तरह तरह के प्रोडक्ट्स दिखेंगे. स्मॉल केस के प्रोडक्ट पे आप खुद ही डिजिटली क्लिक करके इन्वेस्ट कर सकते हैं. अगर आप हमारी टीम से बात करना चाहें तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के पेज पे जाइए, वहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करेंगे. पीछे से कोई आपको कॉल करता है टू अंडरस्टैंड योर इंटरेस्ट. अदरवाइज आपको एक कैलेंडर की लिंक आती है जिस पे आप क्लिक करके मेरी सेल्स टीम के साथ कॉल सेट कर सकते हैं, जो आपको प्रोडक्ट पूरा समझाते हैं कि कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट किया जाए और हमारी पूरी प्रोसेस क्या है. और अगर आप उनके बाद मेरे से बात करना चाहें तो वो आपको मेरे साथ कनेक्ट भी करा देते हैं. Very nice, Sonam ji. I'm really thankful for you to for taking out this time for our investors. बहुत अच्छे insights दिए आपने on especially on quant based investing as well as momentum based investing. I wish you very good luck, Sonam ji, and we'll keep in touch. Thank you. Thanks a lot for having me.